नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और हमारी जो ये अभी पॉलिटी सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट फंडामेंटल राइट चैप्टर में ये आर्टिकल है, आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड टू स्टॉप ह्यूमन ट्रेड और फोर्स लेबर। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है और हम जानेंगे कि फोर्स्ड लेबर क्या होता है और इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, बेगार क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन जानने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आने पे लाइक जरूर करें, जितना हो सके सब तक शेयर करें बिकॉज इट इज फ्री, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप तक एकदम तुरंत जो नया नोटिफिकेशन है एकदम दंदनाता हुआ पहुंचता रहे। चलिए तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 23 को देखते हैं। तो आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, फोर्स्ड लेबर को रोकता है ये आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें ट्रैफिकिंग इंक्लूडेड है, बेगार इंक्लूडेड है और दूसरे फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर है। ये जो शब्द है अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, इसका क्या इंप्लीकेशन है इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे और इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो ट्रैफिकिंग, देखिए ट्रैफिकिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ह्यूमन स्लेवरी से रिलेटेड नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्लेवरी से रिलेटेड है ऐसा नहीं है ना। आइए जरा हम लोग इसके बारे में और देखते हैं कि और किस फॉर्म में होगा। देखिए ट्रैफिकिंग का मतलब है मेन एंड वीमेन को गुड्स की तरह सेलिंग करना या परचेज करना। जैसे कि अगर आपने किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो फिर आप ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, एंड इसके लिए हमारा संविधान कहता है कि ये प्रोहिबिट किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिकिंग ऑर्गन मार्केट को भी इंक्लूड करती है ना। इलीगल ऑर्गन ट्रेड, इसमें भी इसको भी ट्रैफिकिंग में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिकिंग का मतलब है डील इन मैन एंड वीमेन लाइक गुड्स। कल को मेरी किडनी निकाल के इलीगली कोई सेल करे तो वो मेरे ही बॉडी पार्ट को सेल कर रहा है, और कहीं ना कहीं मी बीइंग अ मैन एंड माय ऑर्गन इज बीइंग इलीगली ट्रेडेड, तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का एक वायलेशन है जिसको आर्टिकल 23 के माध्यम से संविधान रोकता है। चलिए अब स्लेवरी के बारे में क्या स्टैंड है, तो देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर किया हुआ है कि देखिए स्लेवरी जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है, सख्त रूप से अलग तरीके से ये मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स इसको कवर ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि स्लेवरी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है अगर हम लोग ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स को प्रोहिबिट करते हैं। अगर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स को रोका जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्लेवरी को प्रिवेंट किया जा रहा है। स्लेवरी मेंशन होना ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी स्लेवरी जो है भारत में वो प्रोहिबिटेड है थ्रू दिस आर्टिकल 23 बिकॉज इट सेज ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस इज नॉट अलाउड। और ये सुप्रीम कोर्ट ने डुबर गोवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्लियर कट स्टैंड दिया था। ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग एक केस देख लेते हैं, पीपल्स यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। देखिए 1982 में क्या हुआ कि एशियन गेम्स हुए इंडिया में,
उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, तो 1980 से ही काम शुरू हो गया। दुनिया भर तो क्या, भारत भर से लेबर्स लाए गए थे, काम करने वाले लोग, है ना, जो मजदूर हैं जिन्हें कहते हैं, वो लाए गए और उनसे काम कराया जा रहा था। ठीक है। अब लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे थे। ठीक है। लेकिन पीपल्स यूनियन ऑफ इंडिया, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने डेमोक्रेटिक, देखिए, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये इसमें एक्चुअली गलत टाइप हो गया है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस इनका था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन दायर की और इन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हो रहा है एशियन गेम्स में, जो काम करवाया जा रहा है लेबर्स के साथ, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 2 सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बात बताइए, क्या इनको इनकी मर्जी के खिलाफ लेबर करवाया जा रहा है? क्या ऐसा है कि ये जितने भी मजदूर है अपनी मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं, मतलब ये काम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी इन्हें मजबूरन करना पड़ रहा है, क्या ऐसा है? तो पिटिशनर ने कहा, नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पुटअप किया, तो क्या इन्हें भत्ता दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा? तो फिर जवाब आया पिटिशनर का कि हाँ, इन्हें वेजेस भी मिल रही है, इन्हें सैलरी भी मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? इसको हम लोग फोर्स्ड लेबर कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि जबरदस्ती काम करवाया जा रहा हो, दूसरा पैसा न दिया जा रहा हो। तो दोनों काम यहां पे जब हो रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसे फोर्स्ड लेबर नहीं कहा जा सकता। पिटिशनर ने तब कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है कि इन्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके एवज में इनसे 18 घंटे काम करवाया जा रहा है, इनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो हाइजीनिक नहीं है, तो इससे इनकी डिग्निटी को ठेस पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब ठीक है, इसे हम अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर में काउंट कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर में काउंट किया, जो कि यहां पे आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में मेंशन्ड है, अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। और ये डायरेक्ट किया कि आप हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड कीजिए और मिनिमम वेजेस तय कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है तो कम से कम इतने वेजेस तो उसको मिलेंगे ही। लेट अस से 10 रुपीज, उस समय 10 रुपए मान लीजिए, 10 रुपए इसको मिलने ही मिलने हैं। सो मिनिमम वेजेस भी तब से तय किए गए। तो ये बहुत ही अहम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बेगार का भी मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, उन्होंने क्या किया कि एक लोन लिया था, जस्ट अजम्पशन, मान लीजिए लोन लिया उन्होंने। जमींदार के पास, हम लोग गरीब थे, जमींदार के पास गए, कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, लोन लिया। अब वो जो जमींदार था उसने कहा उनको कि ठीक है, तुम चुका नहीं सकते, इंटरेस्ट भी जुड़ता चला गया, आप मेरे खेतों में काम करो और अपना पैसा चुकाओ। लेकिन यहीं पे विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाता है पर्सन, और वो कितना भी काम कर ले, वो इंटरेस्ट रेट इतनी होती है कि फिर वो धीरे 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 उसकी जीवन बीत जाता है, लेकिन वो पैसा वैसे का वैसा रहता है। फिर वो पास ऑन होके उसकी नेक्स्ट जनरेशन, यानी मेरे पिताजी मान लीजिए, उन तक पहुंचा। उन्होंने भी जीवन पर्यंत उसने काम किया खेत में, लेकिन फिर भी वो उस कर्जे को नहीं चुका पाए। फिर वो उसके बाद मुझ पे आ गया, लेकिन वो पैसा वैसे का वैसा ही है। तो ये जनरेशनल स्लेवरी या जनरेशनल फोर्स्ड लेबर, इसी को बेगार कहते थे। और जो ये आर्टिकल 23 है, ये बेगार को भी प्रिवेंट करने की बात करता है कि फोर्स्ड लेबर तो करवाया जा रहा है, बेगार का मतलब है फोर्स्ड लेबर तो है ही है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फोर्स्ड लेबर प्लस नो वेजेस, कि मतलब जबरन काम करवाया जा रहा है, उसके अलावा कुछ आपको दिया नहीं जा रहा।
उसी लिए पार्लियामेंट ने 1976 में बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट पास किया था, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट, जिसकी वजह से यू वॉन्ट बिलीव द नंबर्स, 1 मिलियन, जी हाँ 1 मिलियन पीपल, पेजेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, है ना, ऐसे लोग जिनके खुद की जमीनें नहीं थी, लैंडलेस लेबरर्स, राइट, 10 लाख लोग, 1 मिलियन पीपल कम से कम इतने बचाए गए। तो बेगार भी अब एबॉलिश हो चुका, मतलब एबॉलिशमेंट की तो बात हमारे संविधान से ही थी, तो ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस राइट को ओवरसी करने के लिए, इनेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोविजन है, कौन सा ऐसा एक्ट है, वो आया बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 का। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एब्सोल्यूट लॉ है, इट इज एन एक्सेप्शनल लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो पहला केस है रिगरस इंप्रिजनमेंट एंड फोर्स्ड लेबर। जैसे मान लीजिए बामुशक्कत सजा सुनाई जाती, आजीवन कारावास सुनाई गया, उसके साथ साथ रिगरस पनिशमेंट दी गई, फोर्स्ड लेबर करवाया गया, उसके लिए आपको कोई वेजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वहां पे जेल में रहते हुए काम करना पड़ेगा। तो ये एक एक्सेप्शन है कि एज अ पनिशमेंट यहां पे फोर्स लेबर करवाया जा सकता है। एंड इसका एग्जाम्पल है संजय दत्त, है ना, संजय दत्त इसके एग्जाम्पल है। ठीक, जब जेल हुई थी ने 5 साल की जो जेल काटी, तो उसमें he served along with rigorous imprisonment and forced labor। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है कि स्टेट यानी कि हमारी कंट्री कंपल्सरी सर्विस के लिए बाध्य कर सकती है, जैसे कि मिलिट्री में सर्विस 1 साल 2 साल के लिए मिनिमम, जो बाहर कुछ कंट्रीज में होती है, सोशल सर्विस के लिए जो कि वो बाध्य नहीं है पे करने के लिए, है ना, तो ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राह्मण हैं तो फिर आपको इससे बख्शा जाएगा और बाकी सारी की सारी कास्ट को करवाया जाएगा सोशल सर्विस के लिए फोर्स लेबर। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एज के बेसिस पे हो सकता है कि 60 अबव पीपल जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये नहीं हो, उससे बिलो हो, जी हाँ, तब हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, इस ग्राउंड पे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसी आर्टिकल को और एक्सप्लोर करते हैं और जरा स्टेटस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया को देख लेते हैं कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन का, वेश्यावृत्ति का क्या स्टेटस है। तो देखिए, अगर लीगैलिटी की बात की जाए तो इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जिस तरीके से कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स, इसमें ये ओपन है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन फ्री है, वैसा इंडिया में नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि नंबर 1, पहला तो फोर्स प्रोस्टिट्यूशन कहीं पे भी ये इलीगल कहलाएगा। अगर फोर्सफुली किसी भी पर्सन को, लेडी और मैन अलाइक, किसी भी पर्सन को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में एंटर करवाया जाता है, देन ये इलीगल है, फोर्सफुली नहीं करवाया जा सकता, राइट। नंबर 2, पिंपिंग इज नॉट अलाउड। जो ब्रोकर होते हैं, जो बीच में हेफ्टी सम लेके चले जाते हैं, जो जिन्हें दलाल भी कहते हैं, तो ये ब्रोकर्स एंड ये दलाल ये अलाउड नहीं है। मिडलमैन, दे आर नॉट अलाउड। ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ब्रोथल्स, ये भी परमिसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन ब्रोथल्स के फॉर्म में ये भी परमिसिबल नहीं है। उसके अलावा सॉलिसिटेशन में भी रिस्ट्रिक्शन है। सॉलिसिटेशन का मतलब है
कि पब्लिक एरिया के 200 मीटर के दायरे में, पब्लिक एरिया के 200 मीटर्स के दायरे में कोई भी पर्सन प्रोस्टिट्यूशन को सॉलिसिट करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। कहने का मतलब ओपनली कस्टमर्स को प्रोक्योर करना, उनसे बात करना और मीटिंग के लिए अरेंज करना, ये सॉलिसिटेशन में काउंट होता है और ये पब्लिकली इस पे रिस्ट्रिक्शन है। तो पब्लिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होना है, इफ दिस प्रोस्टिट्यूशनल एक्ट इज गोइंग टू हैपन, अगर ये हो रहा है तो ये उस व्यक्ति के घर में हो, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए। तो ये 4 रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो प्रोस्टिट्यूशन है इंडिया में वो लीगल है। अब इसको ओवरसी करने के लिए क्या आता है? सीता। सीता 1956, ये एक एक्ट था, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। 1956 में सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट सीता अनाउंस किया गया। इसके तहत इमोरल ट्रैफिकिंग, फॉर एग्जाम्पल, होता यह था कि कई जगह से छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था एंड उनको इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेल दिया जाता था। तो ये फोर्स प्रोस्टिट्यूशन है। और इवन आज भी कई जगह ब्रॉथल्स ऑपरेशनल हैं, लाइक सम प्लेसेस इन मुंबई, सम प्लेसेस इन बंगाल, कोलकाता, सम प्लेसेस इन दिल्ली। तो वहां पे अभी भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए ऑर्गेनाइज प्रोस्टिट्यूशन जो है, ब्रॉथल्स, वो एक्टिव है। तो इन सबको रोकने के लिए 1956 में ही एक लॉ पास हुआ था, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। बाद में ये पिता बना। पिता मतलब 1986 में इसे चेंज कर दिया गया, ये बना प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसका मतलब क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? पहले क्या था? सप्रेशन। सप्रेशन मतलब हम इसे दबाएंगे, दबाना नहीं है। प्रोहिबिशन मतलब कंप्लीटली रोकना है। तो उसके बाद ये पिता बना। तो ये अब ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, अब ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सो सीता एंड पिता, इनको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि देखिए, अब आप पूछेंगे सर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के क्या मायने हैं? देखिए, जो हम लोगों ने टॉपिक देखा है वो हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि जो प्रोस्टिट्यूशन है इंडिया में वो लीगल है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। यहां जो बात हो रही है वो फुल लीगलाइजेशन की बात हो रही है, एकदम पूरी तरीके से लीगलाइजेशन की बात हो रही है। ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है, ये इसको आइडेंटिफाई नहीं करता स्टेट, इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं करता। अगर इसको आइडेंटिफाई करने लग जाए, इसको फॉर्मल सेक्टर बनाए, तो उसके उस टर्म्स में लीगलाइजेशन की बात हो रही। तो जरा हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं जो कि लीगलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया के फेवर में। और लीगलाइजेशन किस टाइप का वो मैं आपको बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर से इसे फॉर्मल सेक्टर के रूप में स्टेट रिकॉग्नाइज करे। तो देखिए, पहला आर्ग्यूमेंट, जो फेमिनिस्ट हैं, कई फेमिनिस्ट ये क्लेम करते हैं कि देखिए जो वेश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये पूरे के पूरे इतिहास का सबसे पुराना फॉर्म ऑफ ट्रेड है। यू आर सेलिंग योर बॉडी एंड टाइम फॉर सम मनी। तो दिस प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट ट्रेड, सबसे पुराने ट्रेड्स में से एक है। और ये विमेन की चॉइस है, ये उस महिला की चॉइस है कि वो अपनी बॉडी को एज ए सर्विस सेल करना चाहती है या नहीं। अगर कोई महिला अपनी बॉडी को एज ए सर्विस सेल करना चाहती है तो फेमिनिस्ट का ये क्लेम है कि उसको करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड है और ये उसकी चॉइस है। इट इज द चॉइस ऑफ द वुमन दैट इफ शी वांट्स टू सेल हर बॉडी देन इट्स ओके, शी शुड। तो ये फेमिनिस्ट ऐसा क्लेम करते हैं। दूसरा, अभी ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसा कि मैंने बताया, नाउ एन इनफॉर्मल सेक्टर। और जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स डिनाई हैं, क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है तो लोन्स हुए, क्रेडिट्स हुए, ये दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर उनकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो और डिटीरियोरेट होती चली जाती है। अब ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए
आई एम अ सेक्स वर्कर, जस्ट एन एग्जांपल, एंड मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी है. इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, तो मेरा पहला रुख क्या होगा? अगर मुझे कहीं से इमरजेंसी फंड्स चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे बैंक्स की तरफ अपना रुख करना होगा. लेकिन चूंकि सेक्स ट्रेड इंडस्ट्री को एक फॉर्मल सेक्टर की फॉर्म में स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो बैंक्स मुझे लोन्स एंड क्रेडिट्स नहीं देंगे, जिसकी वजह से अब मुझे पिम्प्स की ओर अग्रसर होना पड़ेगा. अगर पिम्प्स से, जो ब्रोकर्स हैं, जो मिडलमैन हैं, जो दलाल हैं, उनसे पैसे लिए, तो फिर इवेंचुअली वो इतने ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे होंगे कि फिर उस सेक्स वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको एक ऑर्गेनाइज्ड और एक फॉर्मल सेक्टर के फॉर्म में स्टेट रिकॉग्नाइज करे, जिससे कि सेक्स वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस एटलीस्ट इंप्रूव हो. ऐसा कहना है जो लोग फेवर में इसके आर्गुमेंट्स देते हैं उनका. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा जैसा कि देखा जाए, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि एक एटलीस्ट $1 बिलियन इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि चोरी छिपे चलता है ये काम. और अगर इसको लीगलाइज किया गया तो फिर स्टेट को ही बेनिफिट होगा टैक्सेशन से एंड यहां से रेवेन्यू जनरेशन से. सो लॉन्ग रन में ये स्टेट ही है जिसको बेनिफिट होगा, कंट्री है जिसको बेनिफिट होगा. राइट. उसके अलावा जो सेक्स वर्कर्स हैं, इनका एक्सप्लॉइटेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एपैथी, मतलब लैक ऑफ सिंपैथी की वजह से होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ सेक्स वर्कर. उसने दिन में मान लीजिए कुछ 5 से 6 हजार रुपए कमाए, एक दिन की उसकी कमाई है, हार्ड अर्न्ड मनी है. अगर उसने ऐसा किया और कुछ पिम्प्स हैं बीच में, तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, लेट अस से 50 to 60%, वो उस पिम्प के पास चला जाएगा. और अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक पुलिस, उसके पास ये बात पहुंची, तो वो अपना शेयर लेंगे, क्योंकि उनको इनके प्रति सिंपैथी नहीं है. क्योंकि पुलिस में अभी भी, जैसे रिसेंटली जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत ही हाई टाइम है जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो पुलिस एट्रोसिटीज है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस इन लॉ करने चाहिए. तो उसमें सिंपैथेटिक बनाना सेक्स वर्कर्स के प्रति भी एक पॉइंट है. तो वो फॉर एग्जांपल, एक पुलिस वाला पहुंचता है कि मुझे भी इसमें से हफ्ता चाहिए, आई ऑल्सो वांट द मनी, क्योंकि अगर नहीं दिया तो फिर वो उसको जेल में डाल सकता है, सेक्स वर्कर को. क्यों? प्रोस्टिट्यूशन तो इलीगल नहीं है, वो तो लीगल है, रेस्ट्रिक्शंस के साथ लीगल है, लेकिन लीगल है. लेकिन अगर चार्ज जो बनाया गया, अगर मान लीजिए चार्जशीट बनाई गई, या फिर यूं कहें कि जो शिकायत दर्ज की, वो इसमें अगर ये ऐड कर दिया कि पब्लिक सॉलिसिटेशन करती हुई ये महिला पाई गई, ये सेक्स वर्कर पाई गई, तो फिर क्या? देन व्हाट? तब तो वो कुछ कर नहीं सकती. तो इस साइकिल से बचने के लिए उसे पे करना पड़ता है. तो ये एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की लैक ऑफ सिंपैथी की वजह से जो सेक्स वर्कर्स के प्रति दिखाई देती है. तो ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स हैं लीगलाइजेशन के फेवर में. अब जरा हम लोग लीगलाइजेशन के अगेंस्ट में देख लेते हैं. पहला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज. ये बढ़ सकती हैं और बहुत हाई रिस्क है इनके बढ़ने का, लेकिन इसका उल्टा भी पॉसिबल है. जैसे कि थाईलैंड, अगर कंट्री लाइक थाईलैंड की बात की जाए, तो थाईलैंड में सेक्स ट्रेड इज एन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, इज अ रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस इन थाईलैंड. और वहां पे कुछ नॉर्म्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है. हर 6 महीने में सेक्स वर्कर को, जिसने आइडेंटिफिकेशन अपना एज अ सेक्स वर्कर किया है, उसे मेडिकल टेस्ट करवाने होते हैं कुछ डिजीजेस के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के. और उसके बाद उसका एक हेल्थ कार्ड बनता है, और उस हेल्थ कार्ड को कस्टमर को वो दिखा के देन दे कैन प्रोसीड विद मीटिंग.
अदरवाइज कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो हेल्थ कार्ड नहीं दिखा पा रही है सेक्स वर्कर, तो वो दूसरे पर्सन को अप्रोच कर सकता है इसे छोड़। उसके अलावा जो कस्टमर है उसके पास, उसको भी एक नियम है कि मीटिंग से पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज में, इंटीमेसी में इंडल्ज होने से पहले किसी भी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ एक शावर लेना, प्रॉपरली बेदिंग करना कंपलसरी होता है। तो ये कंडीशंस है जिसकी वजह से देखा गया कि थाईलैंड में जब ये रूल्स लगे तो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ड्रास्टिकली कम हो गए। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, बट बहरहाल ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का फैलना एक बिल्कुल सही बात है कि ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। एंड इंडिया, जहां पे सेक्स वर्ड इज अ टैबू, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, सेक्सुअल अवेयरनेस नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं जानते, एंड प्रिवेंटिव मेथड्स के बारे में नहीं जानते, एंड they are not even concerned about using the contraceptives like condom and other contraceptive methods, तो इंडिया में ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण यह है इंडियन पीपल का डिनायल मोड में रहना। तो बिफोर दिस जरूरी यह है कि सेक्सुअल अवेयरनेस सब में होनी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल हाइजीन भी उतनी ही जरूरी है जितनी नॉर्मल हाइजीन ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन विल डिसअपियर स्लोली, विच इज अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। इंडिया में हमेशा हम लोग फैमिली पे एम्फेसिस करते हैं, एंड जॉइंट फैमिली हमारा एक बहुत ही प्राउड पोजेशन है, जो कि हम लोग पूरी दुनिया में कहते हैं कि यस, वी टेक गुड केयर ऑफ आवर एल्डरली। तो अगर प्रोस्टिट्यूशन के लीगलाइजेशन की तरफ चला गया, अगर चलते हैं, तो ये भी कहना है कि जो लोग इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उनका ये कहना है कि फैमिली धीरे धीरे इसका इंस्टीट्यूशन कम होता चला जाएगा, क्योंकि सेक्स इज ए बायोलॉजिकल नीड, और जो मेट्रोज में लाइफस्टाइल है उसमें इफ अ पर्सन इज लिविंग अलोन एंड वो वर्कोहॉलिक है, एंड इन सेक्सुअल अर्जेस की वजह से सिंस ये लीगलाइज्ड है, तो फॉर्मली जाके मीटिंग करके इन अर्जेस को खत्म कर सकते हैं, तो उसके बाद में फिर फैमिली की उसको नीड नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन धीरे 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 डिसअपियर होने लग जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो एजुकेशन में, एकेडमिक्स में वीक गर्ल्स हैं, जो जिनका स्किल डेवलपमेंट अदर सेक्टर्स में नहीं हुआ, उनको एक बहुत ही इजी एंट्री मिल जाता है। अगर इसको रिकॉग्नाइज कर ले स्टेट, तो जो भी वीक गर्ल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इजी फॉर्म ऑफ अर्निंग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अब दूसरी स्किल डेवलपमेंट सेक्टर्स को एक्सप्लोर ना करके सेक्स ट्रेड इंडस्ट्री में जाके एंड अर्निंग कर सकती हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस कॉज ऑफ कंसर्न है। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स जो कि लीगलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। और अभी क्या स्टेटस है? प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, बट द थिंग इज कि इट इज विद सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में है। अब आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड उठती है ये ओवर द टाइम, अगेन एंड अगेन। अब ये डिमांड किस तरीके से फुलफिल होती है एंड हमारी सोसाइटी किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करती है, वो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया। फोर्स लेबर, बेगा, अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, सीता, पिता, एंड जो प्रोस्टिट्यूशन का स्टेटस है, ये सारे के सारे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखे। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हर एक नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।
टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।